आज की हमारी क्लास फर्स्ट ईयर के लिए जेनेटिक्स की और सेकेंड ईयर के लिए वेटनरी गायनेकोलॉजी की है, जिसका आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अपन ने 2 क्लास पढ़ ली है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है उसको अपन ने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है। तो नर में शुक्राणु का निर्माण वर्षण की सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स में होता है। स्पर्मेटिड बनता है सबसे पहले और स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म बन जाता है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो आज अपन पढ़ेंगे कि एक स्पर्म या शुक्राणु की संरचना किस प्रकार होती है और उसके कौन कौन से भाग हैं जिसके बारे में अपने को अध्ययन करना है या जिनकी अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना। जो 1 नंबर संरचना आप देख रहे हो वो स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्व की संरचना है। तो स्पर्मेटिड क्या होता है? पूंछविहीन, अगतिशील और इसमें अंडे को निषेचित करने की क्षमता नहीं होती। तो 1 नंबर जहाँ पे मैंने लगा रखा है इस डायग्राम में, उस डायग्राम को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए कि उसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ गोल्जी एपरेटस नामक संरचना पाई जाती है। उसके पश्चात न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। केंद्रक के पास में जस्ट पास में दोनों तरफ आप देख रहे हो वो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया और उसके नीचे की तरफ 2 बिंदु दिख रहे हैं उनको बोलते हैं अपन सेंट्रियोल। ये जो गोल्जी का है या गोल्जी एपरेटस है उससे क्या होता है कि शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। केंद्रक है जो शुक्राणु के हेड भाग में पाया जाता है और इसमें आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के मिडिल पीस का निर्माण करता है और इसमें आप सेंट्रियोल देख रहे हो वो 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जिसमें से प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल शुक्राणु की नेक या गर्दन का निर्माण करता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल शुक्राणु के टेल भाग का निर्माण करता है। ये हो गया आपके स्पर्मेटिड। दूसरा डायग्राम जो आप देख रहे हो उसमें है ये है स्पर्म का। तो इसमें क्या है कि सबसे ऊपर की तरफ जो ये टोपिनुमा संरचना पाई जाती है वो है आपके एक्रोसोम और इस एक्रोसोम से हाई एल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम स्रावित होता है जो अंडे की झिल्ली को भेदने में सहायक होता है। इसके जस्ट नीचे की तरफ एक लेयर पाई जाती है उसका नाम है गैलिया कैपिटिस। एक संरचना और बताई थी मैंने जब एनाटॉमी में अस्थि पढ़ा रहा था उस टाइम, फीमर बोन के हेड भाग में फोविया कैपिटिस नामक संरचना पाई जाती है। तो फोविया कैपिटिस नामक संरचना है जो फीमर अस्थि के हेड में पाई जाती है, जबकि गैलिया कैपिटिस नामक संरचना है जो शुक्राणु के हेड भाग में पाई जाती है। उसके पश्चात ये केंद्रक हो गया मध्य में और ये केंद्रक वाला भाग है ये हो गया आपके हेड। हेड के नीचे का सकरा भाग है वो नेक या गर्दन कहलाता है, जिसका निर्माण प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से होता है। उसके पश्चात अपन बात करें डिस्टल सेंट्रियोल, तो डिस्टल सेंट्रियोल शुक्राणु के मिडिल पीस और टेल भाग का निर्माण करता है। मिडिल पीस है शुक्राणु का, उसमें उसको गति प्रदान करने के लिए बहुत ही अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और डिस्टल सेंट्रियोल है वो अंतिम भाग पर जाकर ये मिडिल पीस है वो लंबाई में निरंतर वृद्धि करता रहता है और शुक्राणु के टेल भाग का निर्माण करता है। तो ये इस प्रकार से आपके स्पर्मेटिड और स्पर्म की संरचना है, इनको आपको याद होनी चाहिए। तो इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से बना के समझ सकते हो। ये हो गया। अब अपन बात करते हैं स्पर्मेटिड में निम्न संरचनाएं पाई जाती है जिनका क्या कार्य है या ये क्या कार्य नहीं करती। सबसे पहले अपन देखते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस है जो शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करती है। दूसरी संरचना है न्यूक्लियस या केंद्रक, ये शुक्राणु का हेड भाग बनाता है। तीसरी संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के मिडिल पीस या मध्य भाग का निर्माण करता है और सेंट्रियोल शुक्राणु के गर्दन व पूंछ भाग का निर्माण करता है। अब आपको पूछ ले कि आपको 1 नंबर पे स्पर्मेटिड की संरचना दिख रही है और 2 नंबर पे स्पर्म या शुक्राणु की संरचना दिख रही है, तो स्पर्मेटिड और स्पर्म में क्या अंतर है?
तो सबसे पहला अंतर है कि स्पर्मेटिड अगतिशील संरचना है। दूसरा अंतर है स्पर्मेटिड पूंछ विहीन होता है और गोलाकार होता है, जबकि स्पर्म गतिशील होता है, पूंछ युक्त होता है और इसकी आकृति की बात करें अपन तो ये चमचाकार होता है। तो ये आपको स्पर्मेटिड और स्पर्म की संरचना में अंतर पता होना चाहिए। इसके अलावा जो स्पर्मेटिड की संरचनाएं मैंने लिखाई है, गोल्जी अपैरेटस है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, इससे आपको एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा कि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का निर्माण किससे होता है? गोल्जी अपैरेटस से होता है। न्यूक्लियस है, हेड भाग का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस का निर्माण करता है। डिस्टल सेंट्रियोल है, टेल भाग का निर्माण करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब अपन स्पर्म की संरचना के बारे में देखेंगे कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं और उनके बारे में क्या आपको थ्योरी लिखनी है। तो प्रत्येक स्पर्म के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक स्पर्म के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है हेड, दूसरा भाग है नेक, तीसरा है मिडिल पीस और चौथा है आपके टेल भाग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हेड या शुक्राणु के हेड भाग में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है और इसका कैसे निर्माण होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ हेड, जब स्पर्मेटिड के केंद्रक में जल की कमी हो जाती है तो केंद्रक परिवर्तित होकर चपटा हो जाता है। यानी स्पर्मेटिड के केंद्रक में पानी की कमी के कारण केंद्रक चपटा हो जाता है और इस केंद्रक में क्या होता है? डीएनए होता है तथा केंद्रक के ऊपर एक हेलमेट की भांति की आकृति बनने लगती है और केंद्रक के ऊपर पाई जाने वाली एक टोपीनुमा या हेलमेट की भांति की आकृति को एक्रोसोम कहते हैं। यह एक्रोसोम गोल्जी अपैरेटस नामक संरचना से बनता है और शुक्राणु के एक्रोसोम से हाई एल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम स्रावित होता है जो शुक्राणु को अंडे में घुसने में मदद करता है। तो ये हो गया आपके हेड भाग। यानी केंद्रक में जल की कमी के कारण केंद्रक है जो चपटा हो जाता है और केंद्रक में आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए के रूप में होती है और केंद्रक के ऊपर एक हेलमेट की भांति की आकृति बनती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं और इस एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है और यह एक्रोसोम हाई एल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम स्रावित करता है जो शुक्राणु को अंडे में घुसने में मदद प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस। नेक के बारे में मैंने आपको पहले बोल के बता दिया है और बता रहा हूँ मैं आपको कि शुक्राणु का प्रॉक्सिमल एंड सेंट्रियोल मिडिल पीस का नेक भाग का निर्माण करता है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो शुक्राणु के नेक भाग का निर्माण करता है। अब अपन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस। यानी स्पर्मेटिड में केंद्रक के बाहर 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और इसके ठीक नीचे डिस्टल सेंट्रियोल होता है। इसमें क्या होता है कि डिस्टल सेंट्रियोल से एक सूत्र का निर्माण होता है और यह सूत्र धीरे धीरे अपनी लंबाई में वृद्धि करता है और शुक्राणु के मिडिल पीस का निर्माण करता है और इस मिडिल पीस के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया एकत्रित होकर एक सर्पिल आच्छादक का निर्माण करते हैं और उस पर माइटोकॉन्ड्रिया चिपके रहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब बात करें अपन फॉर्मेशन ऑफ नेक की, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से क्या होता है? शुक्राणु के नेक का निर्माण होता है। ये जो हेड भाग है उसके और मिडिल पीस के मध्य पाई जाने वाली सक्रिय संरचना है जिसको अपन नेक बोलते हैं, नेक ऑफ स्पर्म कहते हैं। लास्ट पार्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ टेल या टेल का निर्माण किस प्रकार से होता है। डिस्टल सेंट्रियोल से बने सूत्र की लंबाई में निरंतर वृद्धि होती है और जो पूंछ के अक्षीय सूत्र का निर्माण करता है। यानी डिस्टल सेंट्रियोल से बने सूत्र की लंबाई में निरंतर वृद्धि होती है और यह डिस्टल सेंट्रियोल पूंछ के अक्षीय सूत्र का निर्माण करता है और इस शुक्राणु की गति और इस टेल भाग में गति माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के कारण होती है। तो यह आपके स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्म की संरचना के बारे में संपूर्ण जानकारी जितनी मेरे पास अवेलेबल थी मैंने आपको प्रदान कर दी है। इसके अलावा आपको एक विशेष तौर से और बात ध्यान में रखनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है जो प्यूबर्टी से शुरू होकर मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती है। स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसी क्रिया है जो जब पशु में प्यूबर्टी अवस्था आती है तब से लेके पशु के जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। नर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नर के वृषण में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। नर के वृषण में शुक्राणु का निर्माण सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है। गोल्जी एपरेटस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु के मिडिल पीस का निर्माण किससे होता है। डिस्टल सेंट्रियोल से होता है। शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मिडिल पीस में। इसके अलावा शुक्राणु के एक्रोसोम में हाई एल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो शुक्राणु को अंडे में प्रवेश करने में मदद करता है। इसके अलावा शुक्राणु की गर्दन का निर्माण कैसे होता है। तो शुक्राणु की गर्दन का निर्माण प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से होता है जबकि मिडिल पीस और टेल भाग का निर्माण डिस्टल सेंट्रियोल से होता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2018 एलएसए एग्जाम में पूछा गया था कि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से कितने स्पर्मेटिड या स्पर्म का निर्माण होता है। तो एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से 4 स्पर्मेटिड या 4 स्पर्म सेल का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया कोशिका द्विगुणित होती है जबकि स्पर्मेटिड अगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्लास है अपनी, उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे oogenesis या अंड जनन के बारे में। फिर बता रहा हूँ मैं कि ये oogenesis है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का टॉपिक है। दोनों में किसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फर्स्ट ईयर के लिए इसमें जेनेटिक्स का टॉपिक है और सेकेंड ईयर के लिए ये वेटनरी गायनेकोलॉजी का टॉपिक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में इसको ढंग से पढ़ लिया तो सेकेंड ईयर में इसको दोबारा से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसका रिवीजन करने से काम चल जाएगा।